क्वेश्चन इस तरह से गिवन है कि हमें 1/x x पावर n प्लस 1 का क्या करना है, इंटीग्रेशन कराना है। अब यहाँ पर जो है वो ये जो पावर लिखी हुई है ना, ये पावर आपका n की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वहाँ पर 1 है या 2 है या 3 है, क्या है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो टर्म है इसको उस तरह से फॉर्म में बना लेंगे जिससे कि हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन बड़े आसानी से कर पाएँ। तो हम क्या कर रहे हैं, x की पावर n-1 से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई अपनी तरफ से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम x की पावर n+1 को t माने तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या आता होगा, तो आंसर n आगे आ जाएगा और x की पावर क्या बच जाएगा, n-1। इसीलिए x की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो ऊपर तो जो है ये बन जाएगा x की पावर n-1 और नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर 1 और यहाँ पर x की पावर n-1 है। तो बेस सेम है तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या बच जाएगा बोलो इधर, सिर्फ x की पावर n, क्योंकि जब ऐड होगा तो 1 से ये -1 कैंसिल हो चुका होगा। तो क्या बचा होगा, x की पावर n और साथ में क्या चल रहा है, x की पावर n+1। अब हम x की पावर n को अगर हम t मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से n आगे आ जाएगा, x की पावर n-1 dx किसके इक्वल बन जाएगा, dt के। अब आप देखो x की पावर n-1 और dx, ये जो क्वांटिटी है इसको क्या लिखा जा सकता है, dt/n, हाँ या ना, n को नीचे ले गया तो इस सारी क्वांटिटी को dt/n लिखा जा सकता है। तो मैं वही लिख रहा हूँ, देखो n नीचे लिख लिया और इस सब को क्या लिख दिया, dt, और इस सब के नीचे अब x की पावर n को हमने t माना है तो यहाँ t लिख लो, यहाँ पर क्या लिखोगे, x को भी हमने t माना है +1। अब ये एक ऐसी फॉर्म बन गई जिसका पार्शियल फ्रैक्शन करना आसान है। तो हमें इतने पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो पहले लिखेंगे हम 1/t और साथ में क्या चल रहा है, t+1। इसमें से a के नीचे किसको लिखोगे, t को, प्लस फिर इसके बाद b के नीचे t+1। अब दोनों का एलसीएम लोगे तो t आएगा एलसीएम में और t+1 आएगा। अब t से t कैंसिल, t+1 का a में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और t+1 से t+1 कैंसिल, t का b में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 1/t और क्या बच जाएगा, t+1। अब जब एलसीएम ले लोगे तो हमेशा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाते हैं, दोनों साइड के डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 = a t+1 + bt। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें 1/1 क्या करो, पहले वाले टर्म को 0 के इक्वल पुट कर लो। तो t की वैल्यू क्या आ रही है, 0, ये t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो तो यहाँ 1 तो ऐसे ही ठीक है, a ऐसे ही ठीक है, t की जगह 0 + 1 और यहाँ 0 रखोगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा। यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कितनी, 1, ठीक। फिर आप दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखो, यानी t+1 को 0 के इक्वल रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, -1। वो t की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट करो तो 1 = यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा सिर्फ b × t की वैल्यू -1। यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी निकल कर कितनी, -1। अब a पता है, b पता है, ये a और b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो ध्यान से, हमें इंटीग्रेशन इस क्वांटिटी का कराना था तो 1/n तो ऐसे ही चलने दो और ये सारा का सारा टर्म यानी कि 1/t t+1 इतनी क्वांटिटी ये किसके इक्वल है, इसके, a/t। a की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो यहाँ a की जगह 1 लिख लो, अपॉन में क्या, t, प्लस यहाँ पर साथ में dt और लिखते जाना, प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ -1 लिख लो और अपॉन में क्या चल रहा है, t+1। इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करा दो, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, a की वैल्यू यहाँ रख दी है, b की वैल्यू यहाँ रख दी है और हमें इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कराना था, हमने दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन यहाँ करा दिया, ठीक है, और 1/n आगे चल ही रहा है। अब क्या करोगे, 1/t का इंटीग्रेशन आपको आता है, कितना हुआ करता है,
log t और इसका log t प्लस 1, ऐसे होगा। और प्लस में क्या चल रहा है, c। t आपने किसको माना था, x की पावर n को, तो वो यहाँ पर लिख दो 1/n और log x की पावर n माइनस में log x पावर n प्लस 1। ठीक है, प्लस में c चल रहा है, उसे चलने दो। आप चाहो तो इस टर्म को अपॉन में लाकर लिख सकते हो या यहीं पर छोड़ दो, अपना आंसर वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं किया गया है, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है जैसे अभी तक क्वेश्चन किए हैं। केवल कुछ डिफरेंट जो किया गया है वो ये कि ये पहले ऐसी फॉर्म नहीं बन पा रही थी जिसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर पाते, तो इसीलिए हमने क्या किया, x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करा लिया। इससे ये बेनिफिट हो गया कि नीचे x की पावर n बन गए और फिर x की पावर n को t मानने पर ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया, हमारा dt बन गया। ठीक है, अब ये वाली जो फॉर्म है ये तो बहुत ही आसान वाली फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। उसको सॉल्व करके a b की वैल्यू निकालो, इस टर्म में a और b की वैल्यू पुट करो और इंटीग्रेशन करा दो। ये आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 17 लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्या है, cos x गिवन है और अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स गिवन है और 2 माइनस साइन एक्स गिवन है dx, ये हमें कराना है। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर पॉलिनोमियल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अब पॉलिनोमियल की टर्म में हमें पहले इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में गिवन है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पर साइन एक्स को t मान रहा हूँ, साइन एक्स को t। इससे क्या होगा, जहाँ भी cos x लिखा होगा है ना, cos x dx, वो क्या बन जाएगा, dt। तो ये cos x dx की जगह आ जाएगा dt और 1/1 माइनस साइन एक्स को हमने क्या कहा है, t, और दूसरा ब्रैकेट किसका, 2 माइनस साइन एक्स को हमने t कहा है, ये बन जाएगा। अब देखो आपकी पॉलिनोमियल वाली टर्म बन गई, इनका पार्शियल फ्रैक्शन कराना आसान है। तो 1/1 माइनस टी का कराना है और साथ में 2 माइनस टी। इसमें से a को लिखोगे 1 माइनस टी और b को लिखोगे 2 माइनस टी। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, इधर एलसीएम लोगे, 2 माइनस टी का मल्टीप्लाई a में होगा और 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस टी का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और इधर 1/1 माइनस टी चल ही रहा है और 2 माइनस टी, इसको ऐसे ही चलने देना। अब इसको कैंसिल करा दोगे तो क्या बच जाएगा, 1 और इधर a और साथ में 2 माइनस टी प्लस b और साथ में 1 माइनस टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। फिर इसके बाद हम ये करते हैं कि जो हमारा पहला ब्रैकेट है उसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, तो यहाँ से t की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये t की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करो, a ऐसे ठीक है, 2 माइनस 1, और यहाँ 1 पुट करोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कितनी, 1। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो ब्रैकेट है यानी कि 2 माइनस टी, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वहाँ से t की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये t की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करो, तो अगर यहाँ पर t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा b और 1 माइनस 2। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कितनी, -1। अब a पता है, b पता है, ये a और b की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो देखो आपका आंसर बहुत आसानी से बन जाएगा। हमें इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना था और ये जो टर्म है ये हमारा इसके इक्वल है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 माइनस टी लिख दो, साथ में यहाँ पर जो dt चल रहा है वो लिख लो। ठीक है, यहाँ पर जो dt चल रहा है ना वो भी साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और b की जगह क्या लिखोगे, -1, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 माइनस टी, इसका भी इंटीग्रेशन करा दो और dt। अब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ आंसर क्या बनेगा, log 1 माइनस टी आएगा, और माइनस टी का दोबारा कराओगे तो वो डेरिवेटिव में -1 आएगा अपॉन में, वो अपॉन वाला डेरिवेटिव मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद
1/2 माइनस टी का, फिर से log 2 माइनस टी, और फिर दोबारा से होगा 2 माइनस टी का अगेन, तो -1 आएगा, वो -1 इसे प्लस बना देगा, और प्लस में क्या चल रहा है, c, ये चल रहा है, ठीक है। अब ये जो log 2 माइनस टी है ये प्लस का है, और ये वाला माइनस का, जो माइनस का होता है वो अपॉन में आ जाएगा, प्लस में क्या चल रहा है, c। अब t हमने किसको माना था स्टार्टिंग में ही, sin x को, तो t की जगह sin x लिख देता हूँ, और प्लस में c। तो क्वेश्चन को करने का तरीका सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम ही है, कुछ भी नया नहीं है। जब ये फॉर्म बन जाएगी उसके बाद ये सारे स्टेप सारे क्वेश्चंस में रिपीट हुए हैं। अब केवल क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आ रहे हैं जब आप क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हो, जिसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन लग रहा है पहले, फिर उसके बाद बातें आगे बढ़ रही हैं। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी पहले सब्स्टिट्यूशन बना, फिर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ईजी फॉर्म बनी। ऐसे इस क्वेश्चन में पहले cos x को कुछ माना, तब हमारे पास एक ईजी फॉर्म बनी, और उसका पार्शियल फ्रैक्शन करना आसान है। जब पार्शियल फ्रैक्शन करा लेते हो, a और b की वैल्यू पुट कर देते हो, तो फिर इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से देखो एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो आप। ये जो x² लिखा हुआ है ना सभी जगह पर, इसको बार बार x² ना लिखना पड़े, इसलिए मैं x² को y पुट कर रहा हूँ अपनी तरफ से थोड़ी देर के लिए, ठीक है। x² को y तो पुट कर रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर सिर्फ केवल बार बार x² ना लिखना पड़े इसलिए सिर्फ y लिख रहा हूँ। तो मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन जाएगा, ये x² + 1 है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्या लिख लेंगे, y + 1, y + 2 और y + 3 और y + 4, इस तरह से, ठीक है। ये dx। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमने सिर्फ ऐसा किया है। अब पार्शियल फ्रैक्शन जब कराओगे तो देखो क्या बनेगा, y + 1, y + 2 और y + 3 और y + 4। अब ऊपर और नीचे अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो दोनों की डिग्री कैसी आ रही है, इक्वल। अगर दोनों की डिग्री इक्वल आ रही है तो पहले क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। तो पहले डिवीजन कराएंगे, ठीक है। डिवीजन करा लेते हैं। देखो पहले इनका मल्टीप्लाई करा लो, क्या बनेगा ये ऊपर वाला टर्म, y² + 2y + y + 2, ये ठीक है, y² + 2y और y + 2। और नीचे वाला टर्म जिससे डिवाइड कराना है उसको y² + 4y + 3y + 12, और यहाँ पर y² + 3y + 2, और यहाँ पर नीचे y² + 7y + 12, ये ऐसा आ जाएगा। अब क्या करोगे, डिवीजन कराओगे। डिवीजन कराओ, देखो क्या बनेगा, y² + 7y + 12 से डिवाइड कराना है किसको, y² + 3y + 2 को। इसको डिवाइड कराना है। अब डिवाइड देखो कराओगे कैसे, डिवाइड करा लो 1 से पहले, तभी तो y² आएगा। अगर 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या बनेगा, y² और 7y और 12। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर बचा क्या, माइनस का 4y और माइनस का कितना, 10। अब ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, इस कंप्लीट क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो आंसर है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में क्या, डिवाइजर। डिवाइजर ये है, और ये जो डिवाइजर ये जो है ये दरअसल किसके इक्वल है, इस क्वांटिटी के, ठीक है, y + 3 एंड y + 4। ये बात आई समझ में। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप 1 का इंटीग्रेशन तो बड़े आसानी से कर ही लोगे, और इस टर्म का क्या बना पा रहे होगे, पार्शियल फ्रैक्शन कर पा रहे होगे, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ कि 1 का तो बाद में कराई देंगे, पहले इतने पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन दिखाना है मुझे। और मैं एक काम और कर रहा हूँ, इसमें से माइनस का साइन कॉमन लेकर आगे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4y + 10 और अपॉन में क्या, y + 3 एंड y + 4। अब इतने पार्ट का मैं क्या करा रहा हूँ, इंटीग्रेशन, सॉरी बाई पार्ट्स, ठीक है। बाई पार्ट्स जब आप कराओगे तो
चाहो तो y की वैल्यू आप अभी पुट कर लो या बाई पार्ट्स कराने के बाद पुट कर लो, वो दोनों एक ही बात है। ठीक है, मतलब y जो है वो हमने किसको लेकर चले थे, एक्स स्क्वायर को लेकर चले थे। तो आप चाहो तो अभी यहीं पर पुट कर लो। अगर आप यहीं पर पुट करते हो तो ये ऐसा दिखेगा 4x स्क्वायर प्लस 10 और अपॉन में क्या बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और क्या दिखाया देगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है ना। अब अगर आप ऐसा रखते हो तो देखो यहाँ पर पहले वाले टर्म के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी और अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, दूसरा वाला भी क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बोलो, सी एक्स प्लस डी और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसलिए पुट कर लिया कि अब मेरा क्वेश्चन अगेन एक्स स्क्वायर के टर्म में चेंज हो चुका है और फिर dx के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन भी करना आसान रहेगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे बाई पार्ट्स कराओ, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप इसका कराते हो तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये आएगा इसका एलसीएम। अब ए एक्स प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, प्लस इससे ये कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई कराइए एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इधर 4x स्क्वायर प्लस 10 और अपॉन में जो क्वांटिटी चल रही है उसको ऐसे लिख लो, इससे ये कैंसिल तो क्या बच गया 4x स्क्वायर प्लस 10 और इधर इनका मल्टीप्लाई करा कर लिख लेना क्योंकि हमें ज़रूरत उसी की पड़ेगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा कर लिखोगे तो ax का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो क्या बनेगा बोलो, ax क्यूब प्लस 4ax, फिर b का करा दो bx स्क्वायर प्लस 4b। अब ऐसे cx प्लस d का मल्टीप्लाई कराओ, cx क्यूब प्लस 3cx प्लस dx स्क्वायर प्लस 3d, ये बन जाएगा। ये क्लियर है। ठीक, अब इसमें से जो x क्यूब कॉमन आ रहा है, किस किस में से, a और c में से क्या आ रहा है कॉमन, ये कॉमन ले लिया। bx स्क्वायर और dx स्क्वायर में से क्या कॉमन आ रहा है x स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया। ठीक है, और x वाले टर्म में देखो 4a और cx 3cx है ना, 4a प्लस 3c, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस कांस्टेंट टर्म की बातें करो 4b प्लस 3d और इधर चल रहा है 4x स्क्वायर प्लस 10। अब हमारे पास क्या होगा, कंपैरिजन कराने पर इक्वेशन बन के तैयार हो जाएंगी, जैसे कि एक्स स्क्वायर, जैसे कि एक्स क्यूब यहाँ पर कितना है a प्लस सी है, बट इधर तो एक्स क्यूब है ही नहीं तो ये किसके इक्वल हो गया 0। यहाँ b प्लस डी किसके इक्वल है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो ये 4 के इक्वल हो गया। इसी तरह से अगर आप देखो तो 4a प्लस 3c किसके इक्वल होगा 0 के, क्योंकि x वाला टर्म है नहीं इधर, और कांस्टेंट टर्म 4b प्लस 3d ये किसके इक्वल होगा 10 के इक्वल, कांस्टेंट के। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा इनको आपस में सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से 4a इज इक्वल्स टू माइनस का 3c ये आ जाएगा, और यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस का 3/4c, ये a की वैल्यू आई, ये a की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, माइनस का 3/4c और प्लस में क्या चल रहा है c इक्वल्स टू 0, तो ये कितना बन जाएगा, c की वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ या ना, अरे 4 इधर लाओगे, 4 में से 3 माइनस करोगे क्या बचेगा 1c, c अपॉन में क्या चल रहा होगा 4, मतलब c अपॉन 4 बचेगा ना इसको सॉल्व करोगे, और c अपॉन 4 का 4 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब ये अगर c की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू 0 आएगी बोलो, a की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अच्छा a और c 0 हो चुके हैं, अब बच गई इन दोनों क्वांटिटी की बात b और d की, इनमें से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल बना लो और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, क्या बनेगा बोलो इससे, 3b प्लस 3d इक्वल्स टू कितना 12,
और वो एक इक्वेशन वो वहाँ पर पहले से लिखी हुई है 4b प्लस 3d इक्वल्स टू में कितना 10, माइनस करा दो, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा बोलो b, और ये कितना बचा -2। ये जो b की वैल्यू आई है इसको यहाँ पुट कर दो, 4 इंटू -2 प्लस 3d इक्वल्स टू 10, ये कितना -8, उधर जाएगा प्लस का 8, कितना हो जाएगा 18, 3 से डिवाइड करा दो, कितना आ गया 6। a b c d सब की वैल्यू निकल चुकी। अब ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर कहाँ पुट करनी है हमें, हमारा क्वेश्चन ओरिजिनल ये चल रहा था है ना, इसमें यहाँ पर पुट करनी है। अब a 0 है और कौन 0 है, c 0 है। अब देखो a 0 होने से ये ax वाला टर्म 0 बन गया, ठीक, और c 0 होने से cx वाला टर्म 0 बन गया। तो अब हमें अगर इस पार्ट का इंटीग्रेशन कराना है तो b अपॉन दिस बचा होगा और d अपॉन दिस बचा होगा, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अभी जो मेरा स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल क्वेश्चन चल रहा था वो क्या चल रहा था, ओरिजिनल जो मेरा क्वेश्चन चल रहा था वो ध्यान रखना, यहाँ पर डिवीजन के बाद साथ में ये भी चल रहा था 1 प्लस, क्या चल रहा था 1 प्लस दिस क्वांटिटी, मतलब या मैं कहूँ ये चल रहा था, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन चल रहा था ना वो सब इसके इक्वल था, ठीक। तो ये वाला 1 भूल मत जाना। इसका तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन करा लिया, अभी इसका भी इंटीग्रेशन करना बाकी है, ये बात ध्यान रखना। जब आप इसका इंटीग्रेशन कराओगे ना इस क्वांटिटी का, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन अलग और इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन अलग कराओगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ क्या चल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कराना था हमें स्टार्टिंग में, ये था हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए वाई लिखा, वाई लिखकर सॉल्व किया तो मेरे पास बचा ये 1 माइनस क्या बचा बोलो 1 माइनस ये बचा था ये, और इसमें भी मैंने y को क्या लिख दिया था वापस से एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास बेसिकली बचा ये 1 माइनस दिस क्वांटिटी, ठीक है, 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10, 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10 और अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 और क्या बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये तो जो मेरा क्वेश्चन था वो दरअसल इसके इक्वल है, और इसका इंटीग्रेशन आप कराओगे, इसका भी आप इंटीग्रेशन कराओगे। अब ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल है, तो आंसर है ये ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल है। इसमें भी ए बी सी डी की वैल्यू हम पता कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा बोलो x माइनस इस क्वांटिटी को लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी। अब a की वैल्यू 0 है, a कहाँ है a 0 है, 0x प्लस बी कितना है -2 ये, और अपॉन में क्या चल रहा है इसके एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी एक्स प्लस डी, सी क्या है 0 एक्स प्लस डी कितना है 6 और इसके नीचे क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये जो क्वांटिटी ये इसके इक्वल आई है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमें अलग से करना है। अब बताओ, और प्लस में क्या चल रहा होगा सी, 1 का इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब एक्स ऐसी, ठीक है, माइनस यहाँ -2 ही तो बचा हुआ है, आया ना। तो अच्छा ये जो माइनस है ये दोनों बाहर चल रहा है ना सबके साथ, तो ये बात ध्यान रखना, ये ऐसे चल रहा है टर्म, ये वाला माइनस जो है वो क्या चल रहा है इस कंप्लीट क्वांटिटी के बाहर चल रहा है ना, तो ये माइनस इन दोनों के भी बाहर लिखना, ठीक। अब इससे क्या होगा देखो, ये माइनस अभी चलने दो, -2 ऐसे ही, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या लिख लोगे √3 का स्क्वायर dx प्लस यहाँ पर क्या बचा हुआ है 6 और इंटीग्रेशन किसका कराओगे बोलो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब कराओ तो देखो क्या बचेगा x माइनस का 2 ऐसे ही, ठीक है। ये बताओ कितना आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन क्या होता है
1 अपॉन ए आएगा ना पहले, 1 अपॉन ए और tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी x अपॉन √3 ये आ गया, प्लस 6 ऐसे, ठीक है, ऐसे इसमें 1 अपॉन ए और क्या tan इनवर्स x अपॉन ए, ये आ जाएगा, प्लस c। अब देखो ये जो बाहर वाला माइनस है इसकी वजह से इनके साइन चेंज होंगे, x माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन √3 और साथ में tan इनवर्स x अपॉन √3, माइनस और प्लस माइनस 2 से ये कैंसिल हुआ होगा 3 टाइम tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ किया गया। ये जो y वाला स्टेप किया है ये आप करना चाहो करो या ना करना चाहो तो फिर आपको डिवीजन उसके अकॉर्डिंगली करा सकते हो। केवल डिवीजन कराने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको y की तरह ट्रीट कर लो और फिर डिवीजन करा लो। डिवीजन कराने के बाद पता चल गया कि क्या क्वांटिटी बन रही है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। जब लिखोगे फिर अगेन यहीं पर वापस से y को x² लिख दो, है ना, फिर इतने टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन करा लो x² के टर्म में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये जो 1 है इसको लास्ट में इंटीग्रेशन में याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आएगा, इस टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर ये आएगा, और दोनों के इंटीग्रेशन कराना आसान है क्योंकि x² प्लस a² की फॉर्म बन रही है, और 1 अपॉन x² प्लस a², 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a होता है, तो वो बड़े आसानी से हो गया। ठीक है, 3 है। इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, आप x² को t मानोगे तो ऊपर वाला टर्म dt बन जाएगा। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, x² को t मानूंगा तो जो 2x dx लिखा हुआ है वो क्या बन जाएगा, dt। अब देखो यहाँ पर 2x dx बन चुका है dt और x² को आपने माना है t, है ना। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कराना आसान है, कैसे करोगे, 1 अपॉन t प्लस 1 को और t प्लस 3 को क्या लिख लोगे बोलो, a के नीचे t प्लस 1 और t प्लस 3। फिर इसके बाद एलसीएम के बाद क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। फिर उस इक्वेशन में 1 बाय 1 इनको 0 के इक्वल पुट करना है, फिर क्या कराना है, कंपैरिजन कहो या 0 के इक्वल पुट करके इन इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएंगी, a की और b की वैल्यू, वो यहाँ पर पुट करोगे तो इनका आंसर log t प्लस 1 और log t प्लस 3 आ रहा होगा, और a और b जो भी रहे हों वहाँ पर आंसर बन जाएगा। लास्ट में t की जगह x² लिख देना है, हो जाएगा। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है ये भी आसान सा ही क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या है, x है और इसे x² का स्क्वायर और माइनस में क्या 1 dx, ऐसा है ये। तो इसमें अगर हम x² को t माने तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या आ जाएगा, 2x dx इक्वल्स टू में क्या dt, यही तो आ जाएगा, आया ना। तो यहाँ से dx इक्वल्स टू आ जाएगा dt बाय क्या 2x, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जहाँ dx लिखा है वहाँ लिख लो dt बाय 2x, और 1 अपॉन में यहाँ पर क्या चल रहा है x, और x² को आपने क्या माना है बोलो t, और उसका क्या चल रहा है स्क्वायर माइनस 1। अब ये वाला जो 2 है ये मैंने आगे लिख लिया, ठीक, ये x और x मिलकर क्या बन जाएगा बोलो, x², क्या बन जाएगा x², और dt। x² कहीं पर लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं t, तो 1 अपॉन t और t² माइनस 1 को t प्लस 1 और t माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, ये आ गया। आसान सी फॉर्म बन गई। कैसे बनी एक बार फिर से, x² का स्क्वायर लिख लो x⁴ को, x² को t मानोगे तो आपका dx dt बाई 2x बनेगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि ये वाला x और ये x तो x² बन जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, x² को हमने t माना ही है, x² को t लिख लो, तो ये t² माइनस 1 जो बनेगा उसमें a प्लस बी a माइनस बी,
अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना इसलिए आसान है क्योंकि 1/t चल रहा होगा, t+1 और t-1। इसमें इसको ऐसे लिख लोगे, a के नीचे t, b के नीचे t+1 और c के नीचे t-1। ठीक, फिर इसके बाद वही सारे के सारे स्टेप फिर से रिपीट, एलसीएम, फिर इक्वेशन का बन जाना, वहाँ से ए बी और सी की वैल्यू आ जाना, वो वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देना और फिर लास्ट स्टेप क्या, इंटीग्रेशन करा देना। जब इनका इंटीग्रेशन कराओगे तो इंटीग्रेशन तो वैसे भी बहुत आसान से बन रहे होंगे, जैसे 1/t का log t+1 log t-1 और लास्ट में सभी जगह t की जगह क्या लिख देना, x², बस। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये इस टाइप का दिया हुआ है। अब ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है, रैशनल फॉर्म दिख रही है। ठीक है, तो हमेशा पहले क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो पहले सबसे पहली टेक्निक जो सोचनी चाहिए वो है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में भी जहाँ पर रैशनल दिखाई दे उसमें भी पहले सब्स्टिट्यूशन ही सोचना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन की बात अगर ना दिखाई दे रही हो तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोचना चाहिए। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा। पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा तब तक पार्शियल फ्रैक्शन की बातें नहीं हो पा रही। तो एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ई की पावर एक्स को क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा, ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू में क्या बोलो, डी टी आएगा, या मैं ये कहूँ कि डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, डी टी बाय ई की पावर एक्स। ये समझ आ गया। अब देखना ध्यान से, इस dx की जगह लिख रहा हूँ dt बाय ई की पावर x और 1/e की पावर x को हमने क्या माना है बोलो, t, और माइनस में क्या चल रहा है, 1। अब 1/t-1 ऐसे ही ठीक है, ये e की पावर x किसके इक्वल है, t के, और साथ में क्या चल रहा है, dt। ठीक है, तो पहले अगर मान लो सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन कराना है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जब तक पॉलिनोमियल नहीं बनेंगे तब तक पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कराओगे। तो इसलिए पहले कुछ इसका मतलब हर हाल में अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा ही। सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कराना होगा, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा तब जाकर हमारे पास पॉलिनोमियल बनेंगे। तो इसलिए ई की पावर एक्स को टी मान लिया गया, जिससे नीचे ई की पावर एक्स आ जाएगा, उसे टी पे क्या पाओगे और यहाँ t-1। और अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कराना आसान है। हमारे पास t चल रहा है, t-1 चल रहा है, इसमें a के नीचे लिख लेंगे किसको, t को, और b के नीचे t-1 को, फिर लेंगे एलसीएम, फिर बन जाएगी एक इक्वेशन। वहाँ से निकल कर आएंगी किसकी वैल्यू, a और b की वैल्यू। वो a और b की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और फिर क्या करा दोगे, इंटीग्रेशन। तो log t और log t-1 चल रहा होगा, लास्ट में t की जगह सभी जगह e की पावर x ये पुट करना है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन में कुछ भी समझाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक वाला है, सबसे स्टार्टिंग वाले जो आपने सीखे थे। क्योंकि इसमें तो आप क्या कर रहे होगे, पार्शियल फ्रैक्शन करना स्टार्ट करोगे सीधा सीधा, x/(x-1) x-2 है ना। तो यहाँ a के नीचे लिख रहे होगे x-1 है ना, और b के नीचे भी लिख रहे होगे क्या, x-2। ठीक है, इसमें तो कुछ टफ है नहीं। अब इसके बाद क्या करोगे बोलो, एलसीएम के बाद इक्वेशन में 1 बाय 1 वैल्यू पुट करोगे, x-1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, वो पुट करोगे इस इक्वेशन में। फिर x-2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, वो पुट करोगे इस इक्वेशन में। फिर इसके बाद आपके पास निकल कर आ जाएंगी a और b की वैल्यू, वो a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन करा दोगे। तो log x-1 और log x-2 इसका आंसर आ रहा होगा, साथ में जो भी a और b आए हैं वो चल रहे होंगे, ये इसका फाइनल आंसर रहा होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन कराना है हमें 1/x और x² + 1 का। ठीक है, तो a के नीचे लिखोगे इस लीनियर पॉलिनोमियल को, और यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए
लीनियर पॉलिनोमियल को यूज करेंगे, बी एक्स प्लस सी लिखेंगे और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और बी के साथ बी एक्स प्लस सी के साथ कौन आएगा बोलो, एक्स। ठीक है, और 1 अपॉन में चल रहा है एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको और इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, बी ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस तरह से बन रही होगी। इसका मल्टीप्लाई भी करा देना साथ में, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए और इस एक्स का भी मल्टीप्लाई करा देना, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाले टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, साथ में सी एक्स चल रहा है और इक्वस टू में क्या चल रहा है, सॉरी प्लस में क्या चल रहा है, ए और इक्वस टू में 1। सबसे पहला काम होता है एलसीएम लेना। एलसीएम के बाद क्या मिल जाती है, एक इक्वेशन मिल जाती है। उस इक्वेशन में को कंपैरिजन कराते हैं। फिर कंपैरिजन जब आप कराओगे तो देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ए किसके इक्वल है बोलो, 1 के, सी किसके इक्वल है बोलो, 0 के, एक्स तो है नहीं इधर तो सी 0 के इक्वल हो गया, और ए प्लस बी किसके इक्वल है, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर 0 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 पुट कर दो तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, -1। ए पता है, सी पता है, बी पता है, ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो देखो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए अपॉन ए यानी कि 1 अपॉन क्या एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 0 अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये चल रहा है और हमें इस क्वांटिटी का कराना था इंटीग्रेशन, तो हम दोनों का इंटीग्रेशन इसका करा देते हैं। जब आप इंटीग्रेशन कराओगे तो 1 अपॉन एक्स का log x बन जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचा हुआ है -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर इंटीग्रेशन है माइनस का, ये जो माइनस चल रहा है ना, इस माइनस को तो बल्कि आगे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर -x बचा है, उसका माइनस में आगे लिख दिया तो बचा क्या मेरे पास, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लो, t, तो यहाँ से 2x dx बन जाएगा dt, या x dx को लिख पाएंगे हम dt बाय 2। तो log x माइनस एक्स dx की जगह dt बाय 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माना गया है, t। अब इसके बाद log x ऐसे ही ठीक है, 1/2 भी ऐसे ही ठीक है, ये कितना बन गया log t। ठीक है, और प्लस में c चल रहा है, t आपने जिसको भी माना था उसको वापस से लिख देना। तो log x ऐसे ही ठीक है, 1/2 ऐसे ही ठीक है, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये बनेगा। अब ये ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है तो इसमें कोई मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन ए ठीक है, ये मैच कर रहा है हमारे, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।